चलो, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हिंदी में इसको बोला जाता है मकान संपत्ति से आय। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब मकान संपत्ति से आय। ये यूनिट नंबर 2 का सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर कौन सा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो हम सैलरी को बाद में करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं? हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब होता है रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस। मकान से मिलने वाले किराए की इनकम के बारे में हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनो। मतलब आप लोग देखे होंगे अपने आसपास में जिन लोगों भी अपने मकान को किराए में देके रखे हुए हैं, और उन लोगों को जो किराया मिलता है तो वो उन लोगों की इनकम है कि नहीं किराए की। तो उन लोग अपनी इनकम को जब इनकम टैक्स पर्पस के लिए कैलकुलेट करते हैं तो उन लोग अपने रेंट की इनकम को कहां पर दिखाएंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के हिसाब से उन लोग दिखाएंगे। वहां पे उसके लिए रूल्स लिखे हुए पूरे। क्या बोलता है ये हेड? सुनो, पहली बात तो मैं बताया क्या बोलता है ये हेड, कि रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, और यहां पर मकान का मालिक होना जरूरी है। मान लो ये एक मकान है, इस मकान का मालिक है मिस्टर ए। मान लो एक मकान है, मकान का मालिक है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने इस मकान को मिस्टर बी को रेंट पर दिया हुआ है। मिस्टर ए ने इस मकान को क्या किया हुआ है? मिस्टर बी को रेंट पर दिया हुआ है। मान लो कितने रुपए में? 10,000 पर मंथ पे। तो यहाँ पे मकान का ओनर कौन है? मिस्टर ए। और बी को क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे किराएदार, लेकिन इसका इंग्लिश में नाम है टीनेंट। क्या बोला जाएगा? टीनेंट। किराएदार मतलब टीनेंट। कुछ कुछ नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे आप लोगों को। जो मकान का मालिक होता है उसको क्या बोलते हैं? ओनर ऑफ द हाउस। और जो किराएदार है उसको क्या बोला जाएगा? टीनेंट। मतलब किराया, हिंदी में किराएदार ही बोलना, इंग्लिश में क्या बोलोगे? टीनेंट। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना मकान किराए पर दिया। मकान का मालिक कौन था? मिस्टर ए। और किराएदार कौन था? मिस्टर बी। मकान को कितने रुपए किराए में दिया हुआ है? 10,000 रुपए में। तो यहां पर मिस्टर बी से जो हर महीने 10,000 रुपए मिस्टर ए को मिलेगा, तो मिस्टर ए इस 10,000 रुपए को अपनी रेंटल इनकम के केस में, रेंटल इनकम के बेस पर क्या कैलकुलेट करेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेगा। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मिस्टर बी क्या किया? मिस्टर बी के लिए मकान थोड़ा बड़ा था। मिस्टर बी ने ये मकान को, मकान के कुछ पोर्शन को या एक आध दो रूम को मिस्टर सी को किराए पर दे दिया 5,000 रुपए पर मंथ में। मिस्टर, हाँ, मिस्टर ए से मिस्टर बी ने किराए में लिया। अब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को किराए पर दे दिया 5,000 रुपए पर मंथ में। पूरा मकान नहीं, कुछ उसका पोर्शन। ठीक है, कुछ उसका पोर्शन, या हो सकता है पूरा ही मकान दे दिया। या चलो ऐसा भी बोल सकते हैं कि 15,000 रुपए में पूरा मकान मिस्टर सी को किराए पर दे दिया। 10 में मिस्टर ए से लिया और 15 में मिस्टर सी को दे दिया। तो यहां पर मिस्टर बी कितना कमा रहा है पहले ये बताओ? मिस्टर बी भी तो किराया कमा रहा है कि नहीं? कितना? 15,000 रुपए खर्च कर रहा है हर महीने, और उसको देना कितना पड़ता है? 10,000। मतलब 5,000 पर मंथ मिस्टर सी से मिस्टर बी कमा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, मिस्टर बी मकान का ओनर है क्या? नहीं है। तो मिस्टर बी भले किराए की इनकम कमा रहा है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर बी ओनर नहीं है। तो क्योंकि वो ओनर नहीं है तो उसकी इनकम को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेंगे। तो इसकी इनकम कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम देखेंगे उसके बारे में। कहां देखेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, क्योंकि इस टाइप की इनकम के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रूल नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे रूल किसके लिए बना हुआ है? सिर्फ मकान के ओनर्स के लिए बना हुआ है, जो मकान के मालिक है। मालिक लोगों को जो इनकम हो रही है हम उनके ही बारे में देखेंगे। इतनी बात समझ में आई? चलो, अब किसी की भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो आप अपने कॉमन सेंस से बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर तो मैं तो बताऊंगा ही। पीयूष,
आपको जैसे मान लो प्राची मकान की ओनर है, उसने अपना मकान दितेश को किराए पर दिया हुआ है। मैं बोला प्राची की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मेरे को कम से कम 15-20 मिनट लगेगा, क्लास ले रहा हूं अभी। आप लोग बैठो क्लास में। जितना महीने में किराया आ रहा है। नहीं सैलरी क्या, मैं सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं, किराए की इनकम हर महीने का ले लोगे। और क्या करोगे फिर? प्राची कुछ खर्चा वर्चा भी करी होगी मकान के लिए, रंगाई पोताई मेंटेनेंस का, तो खर्चों को क्या करोगे? एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। मतलब हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है, इनकम मतलब क्या होता है? जितना प्राची को रेंट मिला, रेंट की इनकम माइनस जो भी प्राची ने खर्चे कर दिए, ये माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ होगा क्या बोलेगे उसको? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये प्राची की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा बोलोगे? ये गलत। इतना सा प्लस माइनस करना रहता ना, तो इतना बड़ा चैप्टर नहीं बनता उसके नाम से। आ रही मेरी बात समझ में? इसमें कुछ अलग है, इसलिए इसके नाम से क्या बनाया गया? चैप्टर बनाया गया। अब सुनो मेरी बात, आप लोगों को किसी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करनी होगी ना, तो एक फॉर्मेट लिख रहा हूं, उस फॉर्मेट के बेस पर ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन होगी। देखो क्या बोलता है वो फॉर्मेट। हेडिंग डालोगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आराम से लिख लेना। अभी मैं लिखूंगा ना जब फॉर्मेट, तो हो सकता है आप लोगों को टेंशन हो जाए, हो सकता है कि आप लोग बोलो कि सर क्या क्या लिख रहे हो, लेकिन मेरे थोड़ा सा सब्र करना, एक एक पॉइंट एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है? देखो सबसे पहले हम लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। अब सर ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लो, सब बताऊंगा। उसके बाद है फेयर रेंट, उसके बाद क्या लेते हैं? फेयर रेंट। उसके बाद विच एवर इज हायर, ये WEH क्या लिख दिए हो सर? 2 मिनट रुक जाओ, सब पता चल जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है? स्टैंडर्ड रेंट, ये लिख लिए। स्टैंडर्ड रेंट के बाद लिखना पड़ेगा विच एवर इज लोअर। अब ये जो आएगा ना, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ये जो आता है इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है? अब एक्सपेक्टेड रेंट के बाद मैं जब आप लोगों को इसका PDF दूंगा ना, तो बाजू में हिंदी लिखा हुआ मिलेगा, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो टेंशन मत लेना, ठीक है? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद हम यहां पर लेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। फिर उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे? विच एवर इज हायर। ये जो आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद यहां पर माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहले नंबर पर लोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ, सॉरी मैं गलत लिख दिया, 1 मिनट, मैं गलत लिख दिया हूं। आप लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक लिखे, यहां पर लेस होगा म्युनिसिपल टैक्स, यहां पर माइनस क्या होगा? म्युनिसिपल टैक्स। फिर माइनस होगा आपका अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ
प्रीवियस ईयर का जो अनरियलाइज्ड रेंट है ना, वो दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको बोलेंगे एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे? एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब एनुअल वैल्यू माइनस करने के बाद एनुअल वैल्यू आई, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से दो चीज माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगी आपको? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से अब आपको यहां पर क्या लेना है? डिडक्शन लेना है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, पहले नंबर पर लोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ठीक है, सेकेंड नंबर पर लोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, उसके बाद क्या लोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जब लोगे ना, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर भी दो पॉइंट होते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट, और यहां पर लिखोगे कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। ये लेने के बाद इसका टोटल बाहर। अब इन दोनों, ठीक है, आपको ये इसको यहां पर ले जाके क्या कर देना है? माइनस करना है। माइनस करोगे तो लास्ट में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब लास्ट में यहां पर ऐड करना, ऐड करोगे लास्ट में रिकवरी ऑफ एरियर रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स। इसमें माइनस करोगे लेस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट बाहर आएगी उसको यहां पर ऐड करना है। सॉरी, ऐड करोगे तो इसको लास्ट में जो आएगा उसको क्या बोलोगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या हो गया पीयूष, आर्ट्स लेने की सोच रहे हो क्या? ये फॉर्मेट है जो मैंने अभी लिखा। ब्लर दिख रहा है। हाँ 2 मिनट। वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नंबर मिलेगा। बाकी मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि अभी आप लोग को पहली बार देखे हो ना जिंदगी में फॉर्मेट, किसके पहले रोज देखते आ रहे थे, फर्स्ट टाइम देखे इसलिए अजीब लग रहा है। लेकिन अभी एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इस पूरे फॉर्मेट को समझाने में मेरे को 3 क्लास लगेगी और उसके बाद आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और फॉर्मेट तो है ना रट जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फॉर्मेट जो है रटा जाएगा आप लोगों को। दर्शना, आप 2 पार्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो तो। ठीक है, और ब्लर वाली जो प्रॉब्लम है, जो अपना ऐप आ रहा है कल से लगना चालू हो जाएगी क्लास, उसमें ब्लर नहीं दिखेगा, क्लियर दिखेगा एकदम। ठीक है, ऐप में नहीं दिखेगा बोल रहा हूँ ब्लर। ऐसे अभी मत लो ना स्क्रीनशॉट, पीडीएफ तो भेजूंगा बोला हूं यार आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे आप लोग? स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे? आरती है, चलो स्टार्ट करते।
फॉर्मेट देखो, सबसे पहले आपको किसी भी बंदे की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करनी है ना, तो इस चाय की छन्नी से ही वो इनकम होके निकलेगी। तब आखिरी में जो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब चाय। मतलब आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है तो पहले क्या करोगे? आप अपनी इनकम को इस फॉर्मेट में डालोगे। कैलकुलेट होते 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 माइक ऑफ कर लो अगर किसी का माइक ऑन है तो। फिर यहाँ पे प्लस माइनस होते होते जो फिल्टर होके इनकम लास्ट में बचेगी उसको क्या बोलोगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट याद करते हैं पहले। सबसे पहले आप किसी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले क्या लोगे? म्युनिसिपल वैल्यू। नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू ही बोलना है। ठीक है, मैं मीनिंग बताऊंगा उसका। म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, एक चीज मैं इसको स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लास्ट ईयर जो आपके सीनियर थे, अभी वो देवेंद्र आया, उसको देखा तब याद आया मेरे को। उन लोग क्या किए थे, उन लोगों को ये चैप्टर पढ़ाना चालू किया। सीक्वेंस है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी ही पढ़ाता हूं मैं। अब इन लोग क्या किए, बंदे लोग, होमवर्क दिया जाता था, होमवर्क करके आते ही नहीं थे। जैसे मैं आप लोगों को आज कोई कॉन्सेप्ट समझाया, होमवर्क दिया, होमवर्क करके आना बोला, नहीं किए। ऐसे करते करते 4 5 6 7 क्लास जब आगे बढ़ गई, तो मैं जब हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन में पहुंच गया, थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में, भाई लोगों का हालत टाइट। सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। तो मेरे को अपने ऊपर डाउट होने लग गया पहले कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ाया क्या, होता है ना ऐसा। फिर मैं बाद में एनालिसिस किया, मैं देखा इन लोगों को, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, इनकी कॉपी में एक ठो क्वेश्चन नहीं बना था, 2 जन तो पुस्तक नहीं खरीदे थे। तो जब आप बेसिक चीजों से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कोई चीज स्टार्टिंग से, भाई पहले आप लोग ABCD बोलना सीखे, फिर A फॉर एप्पल बोलना सीखे, फिर धीरे धीरे वर्ड्स बोलना सीखे, फिर धीरे धीरे सेंटेंस बोलना सीखे। अब पैराग्राफ बोलूंगा तो लिख लेते हो कि नहीं? तो मैं पहले आप लोगों को वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, इजी इजी इजी, स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा आगे। अगर आप वहां पे ही दिक्कत कर दोगे, होमवर्क नहीं करोगे ईमानदारी से, तो पक्का लिख के ले लो, आगे के भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बोलोगे आप लोग का पाँव छू लेता हूं मैं, लेकिन होमवर्क करके आना है सब। हाँ, ज्यादा नहीं दूंगा, 10 15 ठो क्वेश्चन दे दिए एक बार में, लिखो बनाओ, ऐसा नहीं। एक एक दो ठो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जब आप लोग सीख जाओगे ना, सब चीज आ जाएगी, तब मिलेगा ना यार 10 क्वेश्चन होमवर्क। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को एकदम भारी भर का होमवर्क नहीं मिले, लेकिन करके आना जरूरी है। भले गलत बनाओ ना, डाउट क्लियर कर लेना ना मेरे से आके दूसरे दिन, नहीं बना सर, लेकिन बनाना जरूरी है। नहीं बनाओगे मतलब ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और सिर्फ मैं इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चैप्टर की बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स के। ठीक है, चलो देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कभी भी आप किसी की भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे ना, तो आप लोग एक चीज देखो, सर आप यहाँ पे कैलकुलेशन वर्ड क्यों नहीं लिखे हो, कंप्यूटेशन क्यों लिखे हो? कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना, और कंप्यूटेशन का मतलब होता है संगणना। संगणना वो क्या है, बुक के ऊपर रखा है, वो क्या है? और ये क्या है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं? कंप्यूटर। कैलकुलेटर को कैलकुलेटर क्यों बोलते हैं और कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? कैलकुलेटर जो है एरिथमेटिकल ऑपरेशन बस करता है। क्या करता है? एरिथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ज्यादा स्क्वायर रूट निकाल देगा, वो एरिथमेटिकल ऑपरेशन है। और कंप्यूटर एरिथमेटिकल प्लस लॉजिकल ऑपरेशन दोनों काम करता है, मतलब प्लस माइनस तो करेगा, प्लस पीछे से रूल्स भी लगा देता है। तो हम जब इनकम फ्रॉम किसी की इनकम हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके नाम के ऊपर क्या लगाते हैं? कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस तो करना ही चाहिए, प्लस उसके पीछे क्या लगाने वाले हैं? रूल। इसलिए कभी भी कैलकुलेशन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? कंप्यूटेशन लिखोगे। ये पहली बात। ठीक है, तो किसी की भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप कंप्यूट करोगे तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? क्या चाहिए, क्या है कि इंफॉर्मेशन चाहिए? म्युनिसिपल वैल्यू। क्या होती है म्युनिसिपल वैल्यू, बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या लेना है? म्युनिसिपल वैल्यू। फिर उसके बाद क्या लोगे सेकंड नंबर पर? फेयर रेंट। क्या लोगे? फेयर रेंट। मान लो किसी बंदे की आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो, उसके मकान की म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख रुपए,
मकान की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपए है और उसके फेयर रेंट है 1,10,000 रुपए। मतलब आप म्युनिसिपल वैल्यू लिए, पहले क्वेश्चन में दिया रहता है म्युनिसिपल वैल्यू इतना है, फेयर रेंट इतना दिया रहता है क्वेश्चन में। तो म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा तो पहले 1,00,000 मैं मान के चलो एग्जांपल, और फेयर रेंट कितना दिया है? 1,10,000। अब यहां पर क्या लिखा है पढ़ो, WEH। WEH मतलब विच एवर इज हायर, दोनों में जो ज्यादा है, दोनों में जो अधिक है। तो प्लस माइनस नहीं करना है, दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर 1,00,000 ज्यादा है कि 1,10,000 ज्यादा है, मेरे को पहले ये बताओ। 1,10,000। तो आप लोग नीचे कितना उतारोगे? 1,10,000 रुपए नीचे उतारोगे, प्लस माइनस नहीं करना है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टैंडर्ड रेंट। क्वेश्चन में मान लो स्टैंडर्ड रेंट दिया है 90,000 रुपए। क्या दिया हुआ है? 90,000। अब आप देखो 1,10,000 जो नीचे उतरा वो और 90,000, ये दोनों में आप कंपेयर करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम होगा वो। अब दोनों में बताओ कम कौन सा है? एक 10 छोटा है कि एक 90 छोटा है? तो नीचे उतरेगा 90,000। ये जो 90,000 आएगा ना, इसका कुछ नाम रखना पड़ता है। ये जो 90,000 आया ना, इसका एक नाम होता है। इसका नाम क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट। जो रेड कलर से लिखा हो ना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये कैलकुलेट होके आता है। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आता है? कैलकुलेट होके आता है, मतलब ऊपर से कम ज्यादा देख के आए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? म्युनिसिपल वैल्यू लिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिया? फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में देखे, दोनों में जो ज्यादा होगा उसको नीचे उतार दिए, ठीक है। अब जो नीचे उतारे जो ज्यादा था उसको कंपेयर किससे किए? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट और इन दोनों में जो कम है उसको नीचे उतार दिए, तो जो आया उसको क्या बोल दिए? एक्सपेक्टेड रेंट बोले। क्लियर है मेरी बात? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को हिंदी में बोला जाता है संभावित किराया। क्या बोलते हैं? संभावित किराया। म्युनिसिपल वैल्यूएशन को हिंदी में बोला जाता है नगर पालिका मूल्यांकन। फेयर रेंट को बोला जाता है उचित किराया। स्टैंडर्ड रेंट को बोला जाता है मानक किराया, और एक्सपेक्टेड रेंट को बोलते हैं संभावित किराया। सब लिख दूंगा मैं। यहां तक समझ में आया? प्लस माइनस तो किए नहीं, कंपैरिजन समझ में आया? ठीक। उसके बाद लिया जाता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। क्या लेते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, ठीक है। ये फॉर्मेट को समझना है ना, 3 लेयर में समझाऊंगा। ये फॉर्मेट को समझा रहा हूं ना मैं, 3 चरणों में समझाऊंगा, 3 चरणों में, 3 लेयर्स में। पहला लेयर है जो अभी मैं करा रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ आप लोगों को फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं, फॉर्मेट से आप लोगों को क्या बोल रहे हो, फेमिलियर करवा रहा हूं कि देखो कौन कौन सी चीज कहां कहां पे है। सेकेंड नंबर के लेयर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है। वापस से आएंगे उधर। फेयर रेंट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है, हर चीज का मतलब बताऊंगा, मीनिंग हर आइटम की। ये हो गया सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर में बताऊंगा म्युनिसिपल वैल्यू का रूल क्या है। फेयर रेंट नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसका रूल क्या है, रूल। तो फर्स्ट लेयर में क्या कर रहे हैं हम? फॉर्मेट को सब समझ रहे हैं, ठीक है, कैसे उसके साथ खेलना है। सेकेंड लेयर में सबकी मीनिंग और थर्ड लेयर में रूल, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। और मेरी गारंटी फॉर्मेट आप लोगों को आज की क्लास के बाद रटा भी जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद क्या लेंगे? फेयर रेंट। दोनों में जो ज्यादा होगा उसको नीचे उतार दिए। उसके बाद क्या लेंगे? स्टैंडर्ड रेंट। अब जो ज्यादा आया है वो लो, और स्टैंडर्ड रेंट दोनों को कंपेयर करो, दोनों में जो कम होगा उसको नीचे उतार दो। अब जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। अब क्या लेंगे हम? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। इसकी अमाउंट ले लो, मान लो ये 1,20,000 रुपए है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कितना है? 1,20,000। सर ये अमाउंट कहां से ले रहे हो? अपने मन से ले रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल ले लो। तो ऊपर एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया था आपका? 90, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कितना है? 1,20। अब वापस से आपको क्या देखना है? विच एवर इज हायर, दोनों में जो ज्यादा है। तो कौन सा ज्यादा है भाई? 1,20। तो नीचे क्या उतरेगा? 1,20। अब ये जो 1,20 आया ना, उसका भी कुछ नाम है। क्या नाम है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, ये कैलकुलेट होके आता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया?
मुकुंद बोल सकते हो यहाँ तक, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक ट्राई करो। सबसे पहले क्या लेंगे? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ स्टैंडर्ड, हाँ 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 एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, एक्चुअल, हाँ वो नीचे उतरेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, देखो पहली बार में आपको इतनी सारी चीजें आ गई, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको सारे वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आप आगे कहां पे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आ गए। कहां पे आ गए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस, हाँ किसका नाम? एक्चुअली जो ऑथर्स है ना बुक के, या जो जो जानकार है इनकम टैक्स के, वो इस चीज को है ना कभी कभी है ना डायरेक्ट लिखवा देते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और यहीं पे स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं, इसी चीज को एक्सपेक्टेड रेंट को 2 स्टेप में कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई कोई लोग एक ही बार में कर देते हैं, तो इसलिए यहां पर इसका कोई नाम रखना बनता नहीं है। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद ही जो अमाउंट आएगी वो एक्सपेक्टेड रेंट होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए कहां पर? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हिंदी में बोला जाता है सकल वार्षिक मूल्य। क्या बोला जाता है? सकल वार्षिक मूल्य। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू की जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट आई है, इसमें हम माइनस करेंगे 2 चीजें। क्या माइनस करेंगे? 2 चीजें। एक माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स और दूसरा माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। 2 चीजें माइनस करेंगे, क्या क्या? म्युनिसिपल टैक्स और दूसरा अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। 2 चीजें माइनस होगी। ठीक है, मान लो इसकी अमाउंट थी 10,000, मान लो इसकी अमाउंट थी 5,000, ये माइनस कर दो। माइनस करने के बाद 1,20,000 में से 15,000 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1,05,000। अब ये जो 1,05,000 आया, इसको आपको क्या नाम दे देना है? एनुअल वैल्यू बोल देना है। मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले आता है, 2 खर्चा माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको क्या बोलोगे? एनुअल वैल्यू बोल दोगे। कोई दिक्कत? उसके बाद हम आ गए एनुअल वैल्यू में। एनुअल वैल्यू में आने के बाद आपको फिर से 2 चीजें माइनस करनी है। ये जो 2 चीजें माइनस करते हैं ना, इसके बारे में रूल लिखा हुआ है कहां पे? अंडर सेक्शन 24 में। आपको सेक्शन 24 खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है इसलिए मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है यहाँ पे? देखो, आपको यहाँ पर 2 चीजों की डिडक्शन लेनी है। एक डिडक्शन होता है, क्या नाम है इसका? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना परसेंट है? 30%। सर ये 30% याद रखना पड़ेगा क्या? हाउ याद रखना पड़ेगा। किस चीज का 30%? एनुअल वैल्यू। तो आपकी एनुअल वैल्यू देखो ऊपर कितनी आई है? एनुअल वैल्यू ऊपर कितनी आई है? उसी का 30% निकालो, कितना आएगा? 31,500 रुपए। किसका 30% निकाले हमने? 1,05,000 का 30% निकाले। अब 1,05,000 में इस 31,500 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी माइनस करके अमाउंट नहीं निकालनी है, सिर्फ माइनस करके लिखना है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। क्या माइनस करना है? मकान बनाने के लिए लोन वोन लेते हैं तो उसके ऊपर ब्याज पटाते हैं ना, वही है इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लो इसने साल भर में 20,000 रुपए का ब्याज पटाया है, ये माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? मतलब 1,05,000 में 31,500 माइनस 20,000 माइनस कर दो, कितना आएगा? कितना? 53,500 आया। मतलब ये आपका क्या हो गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। इसको मेरे को रेड कलर से लिखना था, ब्लू से लिख डाला हूं। हाँ, अब सुनो मेरी बात। आपके बुक के 95% क्वेश्चन इतने ही फॉर्मेट में खत्म हो जाएंगे। कितने फॉर्मेट में? इतने फॉर्मेट, जहां तक हम अभी पहुंचे हैं। नीचे का जो पार्ट है ये वाला, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए आपको ये पार्ट याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी सही समय आया नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मतलब आपको फॉर्मेट जो याद करना है, वो कितना फॉर्मेट याद करना है?
अभी फिलहाल के लिए इतना ही। ये है आपका कंप्लीट फॉर्मेट, ठीक है। और जो नीचे का पोर्शन है वो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन में ही काम आएगा, हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंप्लीट फॉर्मेट अगर बोलूं तो यही है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन बनवाऊं, बनाओगे? एक मेरी एक एग्जांपल देने की इच्छा हो रही है जिससे आप लोगों को फॉर्मेट याद होगा, ठीक है। चलो सर ये सब चीज को सीक्वेंस में रखना पड़ेगा क्या, आगे पीछे नहीं कर सकते? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। म्युनिसिपल वैल्यू को पहले नंबर पर ही रखना है, फेयर रेंट को दूसरे नंबर पर ही रखना है, स्टैंडर्ड रेंट को तीसरे पे। हर चीज का अपना जगह है, उसको आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। चलो देखो एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। दो तीन गुट हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल लिखो समझने के लिए। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन करनी है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट 1,00,000 रुपए पर एनम, म्युनिसिपल वैल्यू 1,10,000 रुपए पर एनम, फेयर रेंट 10,000 रुपए पर मंथ। फेयर रेंट कितना है? 10,000 रुपए पर मंथ। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 11,000 रुपए पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स पेड 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स जो पे किए कितना? म्युनिसिपल वैल्यू का 10%। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा आपका 30,000 पर एनम। चलो ये डिटेल्स है, आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। हाँ बोलो। वो पर मंथ में दिया तो उसको हाँ annual जो कर भी देना। चीजें आपको पर मंथ में दी हुई है उसको आप लोग एनुअली कन्वर्ट करोगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड लिखा है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू का आप 10% निकाल लेना तो आ जाएगा। अच्छा आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है और आपको देखने के लिए फॉर्मेट चाहिए रहेगा, तो फॉर्मेट को कैसे करोगे? फोटो खींचोगे इसका? कोई एक जन फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, कोई एक जन फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो फॉर्मेट का। हो गया? ठीक। चलो ये मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, प्राची भेज रही है फोटो। स्टार्ट कर दो और कितना आंसर आया बताना मेरे को 2 मिनट में।
सर बन गया।
नहीं दिए उसको छोड़ दो, आगे बढ़ दो, नील करके आगे बढ़ दो। आपका कितना, आपका कितना आया पीयूष, और आप लोग का कितना आया? 91,000। 91,000। 90,000। कृतिका, स्मृति, अक्षा 91,000। 91,000। चलो मैं बता दूं, अब आप लोग चेक करो। चलो देखो, तो अपना फॉर्मेट बना हुआ है, मैं फॉर्मेट को छेड़ नहीं रहा हूं, जो है उसी में बना के देख रहा हूं, ठीक है। निर्भय आपका कितना आया? 91,000। ठीक, देखो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू लेना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया पहले, स्टैंडर्ड रेंट। तो आपको हिसाब से जो पहले दिया रहता है वही लेना है, मतलब फॉर्मेट के हिसाब से जो पहले उसको लेना है। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 110 है, तो 110 ले लो। उसके बाद फेयर रेंट कितना है, फेयर रेंट 120 है, क्वेश्चन में 120 ले लो, ठीक है। दोनों में ज्यादा कौन सा है, 120, 120 नीचे उतरेगा। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है, 1 लाख, तो ये दोनों में जो कम है वो नीचे उतरेगा, 1 लाख नीचे उतर जाएगा। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है, 132। क्यों 132 कैसे आया, एक्चुअल रेंट 11,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, ठीक है। इन दोनों में जो ज्यादा है 132 नीचे उतरेगा, तो ये जो ये आएगा इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स कितना है, म्युनिसिपल टैक्स के बारे में क्या लिखा है, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो 1,10,000 है ना भाई, 1,10,000 का 10% 11,000। क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो अपने मन से नहीं लेना जबरदस्ती, जैसे अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं दिया तो मत लो। तो 1,21,000 रुपए आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है ना, कहीं पर भी पूरा इनकम टैक्स जब पढ़ लोगे ना आप लोग, कहीं पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से अगर कोई चीज आएगी मतलब वो कंपलसरी डिडक्शन है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, अपने मन से लेना रहता है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी हुई, सॉरी, कहीं पर भी पूरा इनकम टैक्स जब पढ़ोगे ना, अभी हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो फिर सैलरी पढ़ोगे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से अगर आपको कोई चीज दिख रही है तो ऑटोमेटिक लेना है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहता। तो 1,21,000 का 30% कितना होगा, 36,300। अपने मन से क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लो करके, आपको अपने मन से लेना है। क्लियर है, एक मिनट। तो ये आपका 36,300 हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 30 की 20, ठीक है, 30,000 माइनस कर दो तो 54,700। जिसका जिसका आया है उनके लिए वेरी गुड, हाँ सही बनाया हो, ठीक। और अक्षा का भी आया। हाँ तो सबको वेरी गुड बोल रहा हूं मैं। और जिसका नहीं आया आंसर वो चेक कर लो कहां पे गलती की हो, डेविएशन नहीं, डिडक्शन। सर एक बार और बताओ ना, 36,300 कैसे आया? 36,300 जो आया है, एक बार पढ़ो क्या लिखा है दर्शन, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला लाइन पढ़ो क्या लिखा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करे तो एनुअल वैल्यू कितनी आई है, 1,21,000। उसका 30% निकालो कैलकुलेटर में, थर्टी % निकालो, निकाल लिए। हाँ तो 36,300 वैसे करके आएगा। हमेशा ये याद रखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन चाहे क्वेश्चन में बोले चाहे मत बोले, हमेशा लेना है मतलब लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये फॉर्मेट याद हो गया अब कुछ हद तक। अब फॉर्मेट थोड़ा सा पहले एकदम अचानक देखे थे ना पहली बार, तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब आप उससे फैमिलियर हो जाओगे।
और जब आप क्वेश्चन बनाते जाओगे ना धीरे धीरे ये फॉर्मेट आपके खून में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ रोकते हैं। तो आज मैंने फर्स्ट लेयर ऑफ फॉर्मेट समझा दिया आप लोगों को। अब कल की जो हमारी क्लास रहेगी जहां पे मैं फॉर्मेट की चीजों को समझाऊंगा, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब क्या होता है, फेयर रेंट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट की मीनिंग क्या है, ठीक है, हर चीज की मतलब बताऊंगा। और अगर कल ये जल्दी खत्म हो गया तो कल ही मैं थर्ड लेयर भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और थर्ड लेयर मतलब रूल्स, हर चीज से रिलेटेड। ठीक है, चलो क्लास ओवर करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।